मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ एक वीडियो है जिसे अदाना के एक निवासी ने रिकॉर्ड किया है, जो तुर्की के दक्षिण में एक शहर है। पिछले शुक्रवार 13 मार्च को सुबह 3:25 पर। आसमान को देखो, ये जलती हुई वस्तु एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ईरान से लॉन्च किया गया था। इराक को पार किया, सीरिया को पार किया, तुर्की के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और एक बेस से कुछ ही मिनटों की दूरी पर मार गिराया गया, जहां 50 अमेरिकी परमाणु बम रखे हुए हैं। ये 10 दिनों में तीसरी बार हुआ है। तुर्की ईरान की सहयोगी है, दुश्मन नहीं है, कभी निशाना नहीं बनी। तो फिर ये सब बार बार क्यों हो रहा है? इसका जवाब एक सैन्य रणनीति में छुपा है, जिसे ईरान ने 20 साल तक गुप्त रूप से तैयार किया और जिसे ठीक 2 हफ्ते पहले सक्रिय किया गया। एक रणनीति जो सबसे ज्यादा हमला झेलने वाले देश को क्षेत्र की अप्रत्याशित खतरा बना देती है। और जब आप समझेंगे कि यह कैसे काम करती है, तो आप इस संघर्ष को पूरी तरह अलग नजरिए से देखेंगे। जो हो रहा है उसे समझने के लिए आपको 2005 में वापस जाना होगा। उस समय ईरान देख रहा था कि अमेरिका ने 2 साल पहले इराक में क्या किया। 3 हफ्तों से भी कम समय में अमेरिकियों ने इराकी सेना को तबाह कर दिया, क्योंकि वहां कमांड और कंट्रोल की व्यवस्था बहुत केंद्रित थी। सैनिक कमजोर नहीं थे। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिर काट दिया, यानी जनरल, संचार, बगदाद में निर्णय केंद्र, तो पूरा शरीर काम करना बंद कर गया। और ईरान ने सोचा, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ अलग बनाया, कुछ ऐसा जिसे सैन्य विशेषज्ञ मोज़ेक रक्षा कहते हैं। ये सिद्धांत सरल है और यही वजह है कि ये इतनी अच्छी तरह से काम करता है। एक असली मोज़ेक की कल्पना करें। वे कलाकृतियाँ जो सैकड़ों छोटे छोटे सिरेमिक के टुकड़ों से बनी होती है। अगर आप एक टुकड़ा तोड़ दें तो मोज़ेक फिर भी बना रहता है। अगर आप 10 तोड़ दें तब भी वह बना रहता है। उस कलाकृति को खत्म करने के लिए हर टुकड़े को अलग अलग नष्ट करना होगा। ईरान ने अपनी सेना के साथ यही किया। उसने रिवॉल्यूशनरी गार्ड को 31 क्षेत्रीय समूहों में बांट दिया, देश के हर प्रांत के लिए एक। हर समूह के पास अपने खुद के मिसाइल, अपने खुद के ड्रोन, अपनी खुद की खुफिया जानकारी, अपनी खुद की मिलिशिया, अपनी खुद की सप्लाई रूट्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर समूह को अकेले ही कार्रवाई करने का अधिकार है। न तेहरान को फोन करने की जरूरत है, न ही किसी से इजाजत मांगने की। मकसद ये है कि चाहे राजधानी तबाह हो जाए, चाहे सभी नेता मारे जाएं, मोज़ेक का हर टुकड़ा काम करता रहेगा, हमला करता रहेगा, अस्तित्व में बना रहेगा। इस साल 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की। खामनेई मारे गए, जनरल मारे गए, केंद्रीय कमांड तबाह कर दिया गया और फिर इतिहास में पहली बार मोज़ेक डिफेंस को सक्रिय किया गया। 2 दिन बाद खुद ईरानी विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की, सैन्य इकाइयां सामान्य निर्देशों के आधार पर काम कर रही हैं। तेहरान से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं। जरा सोचिए, आपने अभी क्या सुना? तेहरान से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि ठीक अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दर्जनों ईरानी क्षेत्रीय कमांडर मौजूद हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में आप कभी नहीं सुनेंगे, ऐसे शहर जहां आप कभी नहीं जाएंगे। पूरी तरह अधिकार के साथ तय करना कि कब, कहां, क्या हमला करना है, बिना मंजूरी या समन्वय, बिना किसी समीक्षा के। और यही बात तुर्की पर 3 मिसाइलों के हमले को समझाती है। ईरान की तुर्की पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध है, व्यापार करते हैं, वे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन किसी क्षेत्रीय कमांडर ने किसी बिना खिड़की वाले कमरे में एक फैसला लिया, शायद क्षेत्र में अमेरिकी मौजूदगी को निशाना बनाते हुए, शायद किसी गणना की गलती से, या शायद गलत जानकारी के कारण। और 3 मिसाइलें एक ऐसे बेस की ओर दागी गई जिसमें 50 परमाणु बम थे। तेहरान में ऐसा कोई रेड फोन नहीं है जिसे कोई उठाकर इसे रोक सके। ऐसा कोई बटन नहीं है जो सिस्टम को बंद कर दे। मोज़ेक सक्रिय हो गया है और हर टुकड़ा अपने आप चल रहा है। तो अब
आप समस्या को समझते हैं। मिसाइलें कमांडरों द्वारा दागी जा रही है, जिन्हें कोई नियंत्रित नहीं कर रहा है, बिना किसी समन्वय के, बिना किसी की मंजूरी के। और जिस जगह पर ये मिसाइलें निशाना साध रही है, वो कोई साधारण सैन्य अड्डा नहीं है। मैं तुम्हें इंचरलिक के बारे में बताता हूँ। ये तुर्की के दक्षिण में एक एयरबेस है, अदाना शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर, ठीक वहीं जहां वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, रात के 3 बजे। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य सैन्य अड्डा लगता है। रनवे, हैंगर, अमेरिकी और तुर्की सैनिक 1954 से एक ही जगह साझा कर रहे हैं, लेकिन जमीन के नीचे मजबूत भूमिगत बंकरों में वहाँ 50 अमेरिकी परमाणु बम है। 50। अब आप सोच रहे होंगे, अमेरिकी परमाणु बम तुर्की में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब शीत युद्ध में है। 50 और 60 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक रणनीतिक फैसला लिया। सारे परमाणु शस्त्र अमेरिकी जमीन पर रखने के बजाय उन्होंने यूरोप के मित्र देशों के ठिकानों पर बम फैला दिए। बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की। तर्क सीधा था, अगर बम एक साथ कई जगहों पर है तो दुश्मन एक बार में सभी को नष्ट नहीं कर सकता। अगर एक देश पर हमला होगा तो बाकी देश मिलकर जवाब देंगे। ये कहने का एक तरीका है, अगर आपने एक को छेड़ा तो आपने सबको छेड़ा। शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन बम अभी भी मौजूद हैं। आज ऐसे लगभग 100 बम यूरोप के ठिकानों में फैले हुए हैं और इंचरलिक में इनकी सबसे ज्यादा संख्या है, कुल का लगभग आधा हिस्सा। जिस बम की बात हो रही है उसका नाम B61 है और यह वैसा नहीं है जैसा आप परमाणु बम के बारे में सोचते हैं। ये फिल्मों का बड़ा गोला नहीं है, ये एक ग्रेविटी बम है जो लगभग एक छोटी कार के आकार का है, जो विमान से ले जाकर बस गिरा दिया जाता है। वो गिरता है और लक्ष्य पर फट जाता है, लेकिन जमीन पर पहुंचने पर क्या करती है, ये अलग कहानी है। B61 में पावर को एडजस्ट किया जा सकता है। उड़ान भरने से पहले पायलट यह सेट कर सकता है कि वह कितनी जोर से फटेगा। सबसे कम सेटिंग पर इसमें हिरोशिमा बम की ताकत का 1/3 होता है। सबसे ज्यादा सेटिंग पर यह 25 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। हिरोशिमा में 1,40,000 लोग मारे गए थे। तो हम ऐसे हथियार की बात कर रहे हैं जिसे तबाही से लेकर प्रलय तक एडजस्ट किया जा सकता है। वहाँ 50 बम दफन है, ठीक उसी जगह के पास जहां ईरानी मिसाइल मार गिराई गई थी, बस कुछ मिनट की दूरी पर। अब यहाँ वह बात है जो ज्यादातर लोगों को चौंका देती है। अगर कोई ईरानी मिसाइल सीधे उन शेल्टर्स पर गिरती तो परमाणु विस्फोट की संभावना लगभग 0 होती। B61 में कई स्तर की इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा होती है। ये डिजिटल लॉक होते हैं जो सिर्फ खास कोड से ही खुलते हैं और ये कोड सिर्फ अमेरिकियों को ही पता होते हैं। इन कोड्स के बिना चाहे आप बम के साथ कुछ भी करें, वो फिजिकली फटता नहीं है। यहाँ तक कि इसमें एक आत्मविनाश तंत्र भी है जो अगर सक्रिय कर दिया जाए तो बम के सभी आंतरिक सर्किट्स को जला देता है, जिससे वो हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। लेकिन जानते हैं इसके बावजूद भी ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि असली खतरा कोई विस्फोट नहीं है, बल्कि कुछ और है। अगर मिसाइल इन शेल्टर्स को नष्ट करे तो बम टूट सकते हैं और प्लूटोनियम हवा में फैल सकता है। प्लूटोनियम एक बहुत विषैला रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसे न देखा, न सूंघा या महसूस किया जा सकता है, लेकिन सांस में लेने पर आप दूषित हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि ये हवा के साथ 2 मिलियन लोगों के शहर में फैल जाए। ये तुरंत नहीं मारता, लेकिन दशकों तक दूषित करता है, पूरे मोहल्लों को रहने लायक नहीं छोड़ता और सालों तक कैंसर की लहरें लाता है। यही फुकुशिमा में हुआ था 2011 में। पावर प्लांट के आसपास के कुछ इलाके 14 साल बाद भी प्रतिबंधित हैं। सोचिए अगर ऐसा तुर्की शहर में हो। और जानते हैं क्या चीज हालात को और मुश्किल बनाती है? नाटो ने तीनों मिसाइलें रोक ली। जब पत्रकारों ने पूछा
कि क्या ये हमले अनुच्छेद 5 को सक्रिय करने के लिए काफ़ी हैं, जिससे सभी 32 सदस्य देश युद्ध में शामिल हो जाते हैं? तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने जोरदार नहीं कहा। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा, इससे अनुच्छेद 5 सक्रिय होने के कोई संकेत नहीं है। नाटो प्रमुख मार्क रूटे और भी स्पष्ट थे, कोई भी अनुच्छेद 5 की बात नहीं कर रहा है। रुको और सोचो कि इसका क्या मतलब है। एक देश ने एक सहयोगी देश की सीमा में स्थित अमेरिकी परमाणु हथियारों वाली एक बेस की ओर 3 मिसाइलें दागी। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन ने मिसाइलों को रोका और निंदा पत्र जारी किया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 5 को लागू करना मतलब 32 देशों को ईरान के साथ खुले युद्ध में घसीटना होता। हॉर्मुज जलडमरू मध्य अनिश्चित काल तक बंद है, तेल की कीमतें बढ़ रही है और हालात कितने बिगड़ेंगे कहना मुश्किल है। ऐसे में नाटो सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन पूरी ताकत नहीं लगाता ताकि स्थिति और न बिगड़े। ईरान या उसके कुछ हिस्से लगता है कि वे ठीक उसी सीमा को परख रहे हैं। हमारे पास ईरान है जो बिना नियंत्रण के मिसाइलें दाग रहा है, 50 परमाणु बमों वाला एक बेस है जिसे परखा जा रहा है, और एक सैन्य गठबंधन है जिसे समझ नहीं आ रहा कि स्थिति बिगाड़े बिना कैसे प्रतिक्रिया दे। इन सबके बीच एक आदमी असंभव स्थिति में है। रेसेप तय्यिप एर्दोआन, तुर्की के राष्ट्रपति, ठीक 2 दुनियाओं के बीच फंसे हुए हैं जो एक दूसरे से युद्ध कर रही हैं। एक तरफ तुर्की 1952 से नाटो का सदस्य है, उसके पास गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, वो अमेरिकी ठिकानों और परमाणु बमों की मेजबानी करता है। दूसरी तरफ तुर्की की सीधी सीमा ईरान से लगती है। दोनों देशों में राजनयिक संबंध है, वे व्यापार करते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। जब ये युद्ध खत्म होगा, और एक दिन ये जरूर खत्म होगा, तुर्की का पड़ोसी ईरान ही रहेगा। तो एर्दोआन इतनी आसानी से कोई एक पक्ष नहीं चुन सकते। पहली मिसाइल के बाद एर्दोआन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि तुर्की नाटो सहयोगियों से सलाह लेकर सभी एहतियाती कदम उठा रहा है। स्वर तटस्थ और सतर्क था। दूसरी मिसाइल के बाद स्वर बदल गया। उन्होंने ईरान को सार्वजनिक रूप से संदेश भेजा कि वह गलत और उकसावे वाले कदम उठाना बंद करे। अभी भी संयमित था, लेकिन अब उसमें एक छुपी हुई धमकी थी। तीसरी मिसाइल के बाद तुर्की सरकार के सूत्रों ने प्रेस को बताया कि अंकारा की सहनशीलता असीमित नहीं है और वह दंडात्मक कदम उठाने में हिचकिचाएगा नहीं। हर मिसाइल के साथ भाषा एक स्तर और सख्त हो जाती है। यह संघर्ष तुर्की के बारे में एक और भी महत्वपूर्ण बात उजागर कर रहा है, और यही इस सब का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। तुर्की अमेरिकी परमाणु बम होने के कारण मिसाइलों का निशाना बन रही है और अब खुले तौर पर सवाल उठा रही है कि वह खुद के परमाणु बम क्यों नहीं रख सकती। इस साल फरवरी में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने एक इंटरव्यू दिया और परमाणु अप्रसार संधि की जिस संरचना को उन्होंने अन्यायपूर्ण कहा, उसकी आलोचना की। यह संधि जो 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे, मूल रूप से वह दस्तावेज है जो तय करता है कि दुनिया में कौन परमाणु हथियार रख सकता है और कौन नहीं रख सकता। और इसका जवाब है सिर्फ वे 5 देश जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। जिन देशों ने बाद में इस क्लब में शामिल होने की कोशिश की, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, उन पर प्रतिबंध लगे, उन्हें अलग थलग और धमकाया गया। फिदान ने जोर से पूछा कि ये नियम ऐसे क्यों हैं? कुछ देशों के पास क्यों हो सकते हैं और दूसरों के पास क्यों नहीं? उन्होंने इस सवाल का सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। चुप्पी ही जवाब थी। और 2 दिन बाद एर्दोगान से सीधे जुड़े एक अखबार ने अपने पहले पन्ने पर एक ऐसी हेडलाइन छापी जो तुर्की में बहुत से लोगों की सोच को बयां कर रही थी, लेकिन किसी ने अब तक खुलकर नहीं कहा था। हेडलाइन थी, परमाणु हथियार सिर्फ मुसलमानों के लिए ही प्रतिबंधित हैं। रुकिए और सोचिए, इसका क्या अर्थ है? जिस देश पर मिसाइलों से हमला हो रहा है क्योंकि उसने दूसरे देश के बम रखे हैं, अब वह खुले तौर पर चर्चा कर रहा है कि
कि क्या उसे अपने बम रखने चाहिए। एर्दोआन न सिर्फ ईरान की सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं, बल्कि गठबंधन में अपनी स्थिति की सीमाएं भी परख रहे हैं और हर ईरानी मिसाइल को उस बातचीत के तर्क के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो लंबे समय से करना चाहते थे। अब सोचिए, अगर चौथी मिसाइल को नहीं रोका गया तो क्या होगा। जरूरी नहीं कि वो परमाणु विस्फोट हो, बस शेल्टर पर हमला हो जाए, बस अदाना पर प्लूटोनियम फैल जाए, बस बेस के अंदर मौजूद 5000 अमेरिकी सैनिकों में से कुछ मारे जाएं। इस वक्त नाटो को उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा जिससे वो पहली मिसाइल के बाद से बचता आ रहा है। क्या ये जंग में कूदने के लिए काफी है? एर्दोआन को एक और सवाल का जवाब देना होगा। क्या मैं अभी अपने इलाके में अमेरिकी बम रखना चाहता हूँ या फिर अपने खुद के बम रखना पसंद करूंगा? और अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। आपकी राय में नेटो का सब्र कहाँ तक जाएगा? क्या एक और मिसाइल काफी होगी, 2 मिसाइलें, या फिर गठबंधन बिना प्रतिक्रिया दिए देखते रहेगा? नीचे कमेंट करें। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ ऐसा समझाया है जो आप नहीं जानते थे तो इसे किसी के साथ साझा करें। ये ऐसा कंटेंट है जिसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये सब अभी इसी वक्त हो रहा है और ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संघर्ष के अगले अपडेट जैसे ही आएंगे आपको यहाँ मिलेंगे। अगले वीडियो तक